अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बता रहा हूँ, मैंने एक और चैनल बनाया है, जहाँ पर मैं अब मंगा और मनहुआ की सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, तो सब उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि वहाँ भी अमेज़िंग कंटेंट आए और ये चैनल पर सिर्फ ग्लोबल फ्रीज़ का कंटेंट आएगा। बस आज के लिए माफ़ करना, आज का वीडियो थोड़ा छोटा है, क्योंकि रियल टाइम का काम आ गया था और मैंने काफ़ी सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर मंगा और मनहुआ के लिए नया चैनल भी बना लिया है। ज़रूर चेकआउट करना। डीमंस गेट से अंडरटेकर और गोल्डन विंग्ड एलियन जा चुके थे। अब वहां बस एक बड़ा सा खून का तालाब बचा था। जहांगीर दूर से देख रहा था। दिलचस्पी तो थी, लेकिन डर भी लग रहा था, इसलिए पास नहीं गया। उसे लगा शायद बाकी दो अनजाने आइप्सिलॉन्स भी आने वाले हों, तो वो दूर ही छुप कर वेट करता रहा। 1 घंटा बीत गया। झांग ये लगभग हार मानने ही वाला था कि तभी वो टॉल एलियन काले कॉम्बैट सूट में वापस आता दिखा। उसने पहले ध्यान से ब्लड पूल को चेक किया, फिर हाथ में नाइट स्वॉर्ड और एक शील्ड लेकर गेट की तरफ बढ़ा। धीरे धीरे खून में से चलते हुए वो गेट तक पहुंचा और टेस्टिंग करने के बाद पूरे दम से तलवार मारी। बूम! काली आग भड़क उठी, जमीन हिल गई, लेकिन गेट पर बस एक गहरा निशान पड़ा। गेट टूटा नहीं, इसे साफ था कि यह गेट एक बहुत ही पावरफुल सील से बंद है। वो टॉल एलियन भी कुछ देर सोचता रहा और फिर वहां से चला गया। जहांगीर समझ गया कि अगर इतना पावरफुल बंदा गेट नहीं खोल पाया तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद गोल्डन आर्मर वाला बंदा भी आया। उसने पुराने निशान को देखा, हल्की सी हंसी दी और बिना कुछ किए चला गया। जहांगीर अब पूरी तरह श्योर था, गेट अब सिर्फ तब खुलेगा जब पज फैमिली अंदर जाएगी, और वो भी जुआन जाओ धर्म सभा के टाइम पर। लेकिन इन सब लोगों की पहचान उसे समझ नहीं आ रही थी। पांचों आइप्सिलॉन्स की ताकत बहुत जबरदस्त थी और किसी को भी वो पहले नहीं जानता था। उसे शक हुआ कि कहीं सांगजिया टेम्पल ने सबको ट्रिक तो नहीं किया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर साउथ वेस्ट रीजन इतना यूनाइटेड होता तो किसी को धोखा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर झांगी ने डिसाइड किया कि अब वापस जाकर यांग शिनशिन से डिस्कस करेगा। डीमंस गेट फिलहाल किसी से नहीं खुलने वाला था, तो बेटर यही था कि बस ऑब्जर्व करते रहे। अब दूसरी तरफ लियांग यू और मुयान पज फैमिली की टेरिटरी में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्हें पज फैमिली से नफरत थी, लेकिन फिलहाल कोई गलत मूव नहीं करना चाहते थे। तभी एक रेबल ग्रुप ने पज फैमिली के सर्फ कैंप पर अटैक कर दिया। लियांग और मुयान जल्दी से वहां पहुंचे, छुपकर सब देख रहे थे। ये रेबल्स कोई रैंडम ग्रुप नहीं था, ये वो लोग थे जो चीफटेंस और सांगजिया टेम्पल के रूल को नहीं मानते। एक लड़की जो सफेद भेड़िए पर सवार थी, रेबल लीड कर रही थी। उसके पीछे वुल्व्स का झुंड और कई फाइटर्स थे। उन्होंने कैंप पर अटैक किया, सर्फ्स को आजादी के लिए उकसाया। तुम लोग गुलाम नहीं हो, ये खाना और घर तुम्हारा है। सर्फ्स डर रहे थे, लेकिन रेबल्स की ताकत देखकर कुछ ने हिम्मत की और हथियार उठा लिए। धीरे धीरे रिबेलियन फैलने लगा। कई प्राइवेट सोल्जर्स को रेबल्स ने आसानी से हरा दिया। लियांगयू खुश थी कि कोई तो स्टैंड ले रहा है, लेकिन मुयान ने उसे रोका। इमोशन से काम नहीं चलेगा, अभी हमें शो अप नहीं करना चाहिए। तभी बजगेसांग को न्यूज मिली। उसने कॉर्मली पूछा, स्नो माउंटेन कॉन्डर आया क्या? नौकर ने बताया, नहीं, वो शेफर्ड लड़की जोमा है। गेसांग ने तुरंत क्यूंगदा को भेजा, जिसे पकड़ना हो पकड़ो, जिसे मारना हो मारो। फिर निकले असली सोल्जर्स, टैंक्स में सवार, पूरी तरह से ट्रेन्ड और सब के सब एलियंस। क्यूंगदा ने आते ही ऑर्डर दिया, किल, और मशीन गन से चारों तरफ फायर खोल दी गई। रेबल्स और वुल्व्स के बीच गोलियों की बारिश शुरू हो गई। लड़ाई अब असली टर्निंग पॉइंट पर थी। उच्च स्तरीय इनह्यूमंस के लिए गन्स बस टॉयज जैसी होती है। ज्यादातर ऑर्डिनरी सोल्जर्स ही इन्हें मैन वेपन की तरह यूज करते हैं। जांगी भी गन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सुपरनैचुरल पावर रिलीज करने के लिए करता था। लेकिन आम लोगों और लो लेवल म्यूटेंट्स के लिए थर्मल वेपन्स अब भी एक्सट्रीमली डेंजरस है। जोंडा अपनी एलीट चैरियट यूनिट के साथ रिबेल कैंप पर सीधे हमला करता है। गोलियों की बारिश ने पूरी रात को आग और चीखों से भर दिया। वॉल्व्स, सर्फ्स और कुछ प्राइवेट सोल्जर्स वहीं ढेर हो गए। ये रूथलेस हमला देखकर लियांग यूए शॉक्ड रह गई। उसने गुस्से में मुट्ठी भींच ली।
मुयान बोली, रियल किलिंग मशीन्स इमोशंस नहीं रखते, तभी वो बेस्ट सोल्जर्स बनते हैं। रिबल्स ने भी फाइट के लिए कमर कस ली। वोल्फ राइडर लड़की ने सीटी बजाई और सारे वोल्व्स चैरियट्स की तरफ दौड़ पड़े। रिबल्स ने सर्फ्स को चिल्लाकर कहा, साउथ की तरफ भागो, वहां फ्रीडम है। कुछ सर्फ्स ने डर कर भागने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर वहीं पड़े रहे, जैसे कुछ ना देखने से बच जाएंगे। जुओमा ने वेयरवॉल्फ फॉर्म ले लिया, आंखें आइस ब्लू, वाइट फर और हाथ में आइसी विप। उसने विप को घुमाकर बुलेट्स को रोकने के लिए आइस की वॉल बना दी। जोंडा चैरियट से बाहर आया, पाइप जलाते हुए। ब्लैक स्मोक से ढका वो सडनली एक 5 मीटर टॉल डार्क स्किन मॉन्स्टर बन गया। उसकी एबिलिटी थी एंग्री किंग कॉन्ग। जुओमा और जोंडा आमने सामने आ गए। वो जानती थी ये कितना डेंजरस है। कॉम्बैट पावर इंडेक्स 9700। फिर भी उसने फाइट शुरू की। लियांग यूए और मुयान छिपे हुए सब देख रहे थे। जुओमा क्लियरली अंडर पावर्ड थी। उसके अटैक्स बार बार फेल हो रहे थे और जोंडा की पंचेस पूरे फील्ड को तबाह कर रही थी। सर्फ्स डर के मारे रोने लगे। कुछ धार्मिक लोग रिबेल्स को ही गाली देने लगे, तुम ना आते तो हम पिक्स की तरह सही, लेकिन जिंदा तो रहते। ल्यांग यूए अब और सह नहीं पाई। उसने कहा, आई हैव टू गो हेल्प देम। मुयान ने टोका, तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, जांग यी का पूरा प्लान रिस्क में पड़ जाएगा। लैंग यूए ने जवाब दिया, रिलैक्स, मैं डिसगाइज में रहूंगी, नो वन विल रिकॉग्नाइज मी। बट मुयान, तुम्हें उन महिलाओं को बचाने में रिबेल्स की हेल्प करनी होगी। मुयान थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, फाइन, बट आई वॉन्ट फाइट। अगर तुम पकड़ी गई तो ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम होगी। लियांग यूए ने मास्क पहना और मुस्कुराई, ओके। इधर बैटलफील्ड पर जुओमा बुरी तरह दब चुकी थी। तभी उसके हेडसेट में एक कोल्ड फीमेल वॉइस आई, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त है। 3 किलोमीटर दूर या एक अंडरग्राउंड यार्ड में 100 से ज्यादा औरतें कैद हैं, उन्हें रेस्क्यू करना होगा। जुओमा शॉक्ड रह गई, वी केम टू फाइंड देम, उनमें मेरी बहनें भी हैं, आई एक्सेप्ट। लैंग यूए ने गहरी सांस ली, मास्क नीचे किया और बोली, लेट्स फिनिश दिस। जुओमा गिरने ही वाली थी कि कियोंगड़ा के चेहरे पर एक डरावनी हंसी फैल गई, लेकिन तभी उसे किसी की नजर अपने ऊपर महसूस हुई और उसका पंच वहीं रुक गया। उसने देखा कि थोड़ी दूर एक औरत कॉम्बैट यूनिफॉर्म में डीमन सबड्यूरिंग पैस्टल लिए चुपचाप खड़ी है। रीइंफोर्समेंट्स, क्योंगड़ा ने बड़बड़ाया और फिर झूमा को मारने के लिए पलटा। झूमा किसी तरह बची, लेकिन हवा के झोंके से दूर जा गिरी। तभी एक ठंडी आवाज उसके कानों में आई, रजिस्ट मत करो, और फिर वो एक शैडो में समा गई। उधर लियांग यूए ने तुरंत क्योंगड़ा पर हमला कर दिया। दोनों एनहांस्ड म्यूटेंट्स की भिड़ंत शुरू हो गई। लियांग यूए टेक्निक में बहुत आगे थी और अपनी पहचान छुपाने के लिए पूरा पावर नहीं यूज कर रही थी। फिर भी क्योंगड़ा डर गया। क्योंगड़ा सोच में पड़ गया कि इतनी पावरफुल लड़की आखिर है कौन। लेकिन लियांग यूए चुप रही और उसकी हर पंच को आसानी से ब्लॉक करती रही, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। उधर म्यूयान और जोमा ने दूसरे रेबेल्स के साथ उन महिलाओं को ढूंढ निकाला जो अंडरग्राउंड कैद थी। उन्होंने कुछ सोल्जर्स को हराया और वीमेन को बाहर निकाला। जुओमा ने दो बहनों को देखकर उन्हें गले लगा लिया। म्यूयान ने कहा, अब जल्दी निकलो वरना एनिमी पहुंच जाएगा। रिबेल्स कुछ वीमेन को लेकर निकल गए और म्यूयान ने शैडो से उन्हें रास्ता दिखाया। उसने लियांग यूए को सिग्नल भेजा, मिशन कंप्लीट। अब लियांग यूए ने पीछे हटने का फैसला किया, लेकिन कियोंगड़ा पीछा जरूर करेगा। आखिरी हमला करते हुए लियांग यूए ने डीमन सबड्यूरिंग पैस्टल से कियोंगड़ा के चेस्ट में वार किया। उसका आर्मर्ड शरीर टूट गया और वह वहीं घुटनों पर गिर गया, लेकिन लियांग यूए ने उसे नहीं मारा, बस उड़कर वहां से निकल गई। बर्फीली पहाड़ियों में झूमा और बाकी रेबेल्स लियांग यूए का इंतजार कर रहे थे। जब वो पहुंची, सभी ने थैंक यू कहा, लेकिन सतर्क भी रहे। जोमा ने कहा, हमारी हालत बहुत खराब है, हम सभी औरतों को बचा नहीं सकते थे। लियांग यूए नाराज हो गई, सिर्फ 7-8 औरतें, बाकियों का क्या? जोमा ने जवाब दिया, हमारे पास खाना नहीं है, ब्लिजर्ड के बाद सारे सप्लाईज छीन लिए गए हैं,
हम खुद बैरली जिंदा है। म्यूयान ने ताना मारा। तो रेड क्यों किया? जोमा ने साफ कहा, जिन्हें बचाया वो हमारी बहनें हैं। बाकियों को लाने का मतलब होता अपनी पूरी टीम की जान रिस्क में डालना। ये वॉर है और हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है। लियांग युए को यह बात कड़वी लगी, लेकिन वो समझ गई कि जोमा सच बोल रही है। रेबल्स ने दो टूक कहा, जो औरतें वहीं रह गईं, उनके सर्वाइवल के चांसेस कैंप में ज्यादा हैं। जोमा ने लियांग युए से कहा, हम आभारी हैं, लेकिन ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर तुम वाकई चीफटेन की एजेंट हो तो अभी हमें मार डालो, वरना प्लीज वापस जाओ। म्यूयान ने कहा, चलो, जो जरूरी था वो कर लिया। लैंग युए ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन जब वो जाने लगी, झू मां ने रोक लिया। एक मिनट, उसने कहा, अगर आप दोनों सच में जस्टिस के लिए लड़ रही हैं, तो क्या कभी फ्यूचर में हमें हेल्प कर सकेंगी? एक कांटेक्ट छोड़ दो। म्यूयान एंड लियांग युए कुछ पल के लिए चुप रही। ये रिक्वेस्ट थोड़ी ऑनवर्ड थी, लेकिन ऑनेस्ट भी। लियांग युए ने पूछा, कांटेक्ट इन्फो एक्सचेंज करें। जोमा ने सर झुका लिया। माफ कीजिए, हम अपना कांटेक्ट नहीं दे सकते। अगर आप लोग तुस्सी के आदमी हैं, तो कैंप का पता लगाना आपके लिए आसान होगा, इसलिए हम ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। उसकी चीक्स थोड़ी लाल हो गई। वो जानती थी कि ये डिमांड थोड़ी ज्यादा है, पर सर्वाइवल के लिए ये जरूरी था। मुयान ने ठंडे स्वर में कहा, तो मतलब सिर्फ तुम हमसे हेल्प मांग सकती हो, पर हम तुमसे नहीं। झूमा ने शर्म से सिर झुका लिया। हम फिलहाल कुछ दे नहीं सकते, पर बर्फीले पठार में सफर कर रहे लोगों के लिए आप हमारी हेल्प करें। मुयान मुस्कुरा दी। ठीक है, कांटेक्ट देना कोई बड़ी बात नहीं। लियांग युए को हैरानी हुई, पर मुयान ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। वो दोनों छाया में गायब हो गईं और पाजी के घर की ओर बढ़ी। रास्ते में लियांग युए ने पूछा, तुम यूजुअली ऐसे डिसीजन नहीं लेती, क्यों माना? मुयान बोली, ये लड़की फ्यूचर में काम आ सकती है। मुयान इन्फिल्ट्रेशन और इन्वेस्टिगेशन में एक्सपर्ट है, और उसके अपोकैलिप्टिक एक्सपीरियंस ने उसे और भी सावधान बना दिया है। उसने समझाया, जांगी ने हमें यहां इंटेल के लिए भेजा है। रिबेल्स से डायरेक्ट कांटेक्ट मुश्किल है। ये रास्ता हमारे काम आ सकता है, और सिर्फ कांटेक्ट देने का मतलब ये नहीं कि हमें हेल्प करनी ही है। लियांग युए बोली, तुम्हारी सोच बहुत डीप है। मुयान ने बस कहा, तुमने हेल्प की और बदले में शक मिला, रिग्रेट नहीं। लियांग युए और मुयान नहीं लौटे। उसे सिर्फ कैंप की हलचल याद आई। क्या ये वही दो थे? पर रीबिल्स को छोड़ना बेवकूफी होती। वो आराम से सोफा पर बैठ गया। साउथवेस्ट की सिचुएशन मेरी सोच से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसने बताया कि कैसे 5 आइप्सिलॉन्स दिखे, इतनी पावरफुल फिगर्स एक साथ। यांग शिनशिन बोली, यह साबित करता है कि स्नो माउंटेन में कोई मिस्टीरियस जगह है जो इन पावर हाउसेस को अट्रैक्ट कर रही है। जांगी बोला, मुझे इनमें से कोई भी नहीं पहचान में आया, शायद 2 लोकल थे। शिनशिन ने कहा, बाकी 2 शायद फॉरेनर्स हों। अंकल यू चौंक गया, मतलब हमारे ट्रेजर्स पर फॉरेनर्स की नजर है। शिनशिन ने एनालिसिस किया। अगर उनके पावर इंडेक्स 15,000 से ऊपर है, तो वे किसी बड़े रीजन के टॉप फाइटर्स हैं। अगर अननोन है, तो जरूर फॉरेन होंगे। जांगी बोला, अगर पाजी गेसांग मुझे बुला सकता है, तो बाकी पावर्स भी आउटसाइडर्स बुला सकते हैं। लियांग युए और मुयान लौटे और सारा सच सांगी को बता दिया। रेबल्स से कांटेक्ट का एक और रास्ता बन गया था। जांगी ने कहा, तुमने अच्छा किया, ये कांटेक्ट फ्यूचर में काम आएगा। उसने सोचा, ब्यूरियल मास्टर बेहद स्ट्रॉन्ग है। मैंने उसकी पावर देखी है। तांत्रा की ताकत से वो घायल होकर भी रिवाइव हो गया था। अगर डीमन किंगडम का डोर खुला, तो उस पर जीत पाना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ क्योनगडा, जिसे लियांग युए ने हराया था, पाजी गेसांग के सामने शर्मिंदा होकर नतमस्तक था। उसने कहा, एक आउटसाइडर औरत ने अटैक किया, उसके पास एडवांस्ड गियर था और वो बहुत स्ट्रांग थी। पाजी गेसांग को शक हुआ, क्या वो मू यान थी, पर उसने बात टाल दी। इस बारे में फिर बात मत करना। सोलांग देजी समझ गया, अगर जांग ये सच में चाहे, तो एक रात में पाजी फैमिली को मिटा सकता है। उसे यकीन नहीं था कि इतना बड़ा किलर सिर्फ कुछ सर्फ्स को बचाने आया होगा। उसने कहा, इन्वेस्टिगेशन तेज करो, पेट्रोल बढ़ाओ, दोबारा ये मिस्टेक ना हो।
पाजी गेसांग जानता था ये फाइट अब सिर्फ रेबल्स या फैमिलीज के बीच नहीं रही, अब बाहर की पावर्स भी इस गेम में है। सारा सिटी, रामिन फैमिली रात के अंधेरे में एक परछाई चुपचाप लैमिन ओजू के रूम में आई। लैमिन ओजू रामिन फैमिली की मुखिया, एक खूबसूरत लेकिन सख्त महिला है। वो किसी को सीधा नहीं देखती, बल्कि ठुड्डी ऊपर करके नीचे नजर डालती है। एक लंबा विदेशी आदमी नीली आंखों और ब्राउन बालों वाला उसके रूम में बैठा था। उसने अपना हेलमेट उतारा और वाइन पीते हुए बोला, मैं उस जगह पर गया था जैसा तुमने कहा था, कुछ अजीब मिला? लैमिन ओजू हंसी, बिना रामिन फैमिली के मदद से तुम अंदर नहीं जा सकते। ट्रू, उसने वाइन की चुस्की लेते हुए कहा, लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग भी तो हुआ ना। वो दोनों धीरे धीरे रणनीति की बातें करने लगे। लैमिन ओजू बोली, बाकी तीन फैमिली याशे लांगताई, पाजी और शाजा और संगजा टेम्पल के भिक्षु, ये सब इतने सिंपल नहीं है। आदमी ने कहा, इसलिए तो तुम्हारी जरूरत है। संगजा संगजा टेम्पल बर्फीली पहाड़ियों के सामने खड़ा है। अंदर अंडरटेकर ध्यान में बैठा है। उसके शरीर में एक अदृश्य शक्ति प्रवेश कर रही है, 5 की एनर्जी। ये शक्ति बहुत इंटेंस है, इसलिए वो उसे धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर रहा है। तभी याशे लांगताई फैमिली के प्रमुख और टेम्पल के ट्राइपा डेजी अंदर आते हैं। वो दुखी होकर बोलते हैं, लॉरेन को मार दिया गया है पाजी के मर्सनरीज ने। अंडरटेकर शांत है, ये उसका भाग्य था। डेजी गुस्से में बोलते हैं, तुम कुछ नहीं करोगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। अंडरटेकर बस अमिताभ बोलता है और डेजी गुस्से में बाहर चला जाता है। अगली मॉर्निंग पाजी हाउस जांगी। पाजी गेसांग से मिलने वाला होता है, लेकिन गेसांग खुद आ जाता है। वो कहता है, डेजी ने हम सभी फैमिली को संगजा टेम्पल में बुलाया है, तुम्हारे कल के इंसिडेंट की वजह से। झांगी मुस्कुराया, मुझसे रिलेटेड है? गेसांग ने बताया कि उन्होंने संगजा टेम्पल के मॉन्क्स मारे, जिसमें एक पावरफुल वज्र लॉरेन भी था। ये पब्लिक में तांत्रिक धर्म के खिलाफ एक्ट माना जाएगा। गेसांग झांगी को सलाह देता है कि फिलहाल बाहर ना जाए। झांग ही हंसता है, ठीक है, वैसे भी मुझे अभी तैयारी करनी है। झांगी ने जब चारों फैमिली और उनकी फोर्सेस का डाटा देखा तो साफ हो गया कि सब आपस में डिवाइडेड हैं और कमजोर भी। सिर्फ संगसा टेम्पल और अंडरटेकर ही असली थ्रेट्स हैं। लेकिन तभी तीन मॉन्क्स एक तूफानी रात में पाजी हाउस की तरफ आते हैं। गार्ड्स उन्हें देखकर डर जाते हैं। वो संगसा टेम्पल के धर्म प्रोटेक्टर्स हैं। मिडिल एज्ड मॉन्क ने कहा, हम उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसने लॉरेन को मारा था। गार्ड कुछ बोलता इससे पहले एक ब्लिजर्ड आया और वो तीनों गायब हो गए। अगले पल वो पाजी के मेन हॉल की तरफ बढ़ रहे थे। जब बटलर लेबू को पता चला तो वो घबरा गया। उन्होंने जानबूझकर मास्टर को बाहर भेजा ताकि वो झांगी को पकड़ सके। अब पाजी हाउस पूरी तरह अनगार्डेड है और खतरा सीधा उन स्पेशल गेस्ट्स पर है जो अंदर मौजूद है। साउथ वेस्ट रीजन के 4 बड़े परिवारों के पैट्रियार्क्स बौद्ध मंदिर में एकत्र हुए थे। एक विशाल टेबल के चारों ओर केवल 4 मुखिया बैठे थे। उनके सबसे करीबी गार्ड्स को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। यह साउथ वेस्ट का हाईएस्ट लेवल मीटिंग था। आज की मीटिंग का माहौल कुछ सीरियस था। सांगा मठ के ट्रिपा या शेलांग ताई देजी का चेहरा सख्त था और उनकी आंखों में गुस्सा था। उनका ध्यान पाजी गेसांग पर था, जो उनके बगल में खड़ा था। कल शिवसांगजिया टेम्पल के गार्जियंस पर बॉर्डर के पास अटैक हुआ। पूरी टीम का सफाया कर दिया गया, डेजी ने कड़वी आवाज में कहा। ये लोग तांत्रिक बुद्धिज्म के प्रोटेक्टर्स पर अटैक करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? ये लोग जरूर किसी डेविल के प्रभाव में आए होंगे। डेजी का गुस्सा पाजी गेसांग की ओर था। मास्टर पाजी, मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो लोग आपके पाजी परिवार में गए थे, क्या ये सच है? डेजी ने सीधे पाजी गेसांग से पूछा। पाजी, गेसांग ने कहा, ओह, ऐसा हुआ, मुझे तो कुछ पता नहीं। लामिन ओजू ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। अभी भी कंफ्यूज्ड होने का नाटक कर रहे हो? क्या इसका मतलब है कि उन लोगों का आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है? डेजी ने सख्ती से पूछा। पाजी गेसांग ने हंसते हुए कहा, हमारे परिवार में इतने लोग हैं,
मैं सबको कैसे जान सकता हूँ? डेजी ने ठंडी नजरों से कहा। गेसांग, बहाने बनाना छोड़ो, हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है। डेजी का इरादा साफ था। वह पाजी गेसांग से सीधे कॉन्फ्रंटेशन मोल ले रहा था। सच तो यह था कि डेजी पहले ही प्लान बना चुका था। उसने अपने सबसे ताकतवर सोल्जर्स को पाजी परिवार में भेजा था। अगर पाजी गेसांग ने लोग नहीं सौंपे तो वॉर अवश्यंभावी था। डेजी ने कहा, हम चारों परिवार एक ही ब्लड से हैं, हमें एकजुट रहना चाहिए। उसने फिर कहा, चुआन झाओ धर्मा असेंबली आने वाली है, हमें अपनी पावर बढ़ानी होगी। मैं 1,000 सोल्जर्स और 5,000 सरफ्स देने को तैयार हूं। ये सुनते ही बाकी 3 पैट्रियार्क्स के चेहरों पर टेंशन आ गया। देजी पहले भी इसी तरह छोटी छोटी डिमांड्स के जरिए उनकी पावर को वीकन करता रहा है, लेकिन पाजी गेसांग अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। पाजी गेसांग ने कहा, हम अपने एंसेस्टर्स की लेगेसी ऐसे ही नहीं सौंप सकते, लेकिन ऑफरिंग्स के लिए कुछ चीजें दे सकते हैं। डेजी का चेहरा ठंडा हो गया। लामिन ओजू और शाजा ग्यात्सो ने भी एक दूसरे को देखा। डेजी ने लामिन ओजू से कहा, तो आप क्या कहते हैं? लामिन ओजू ने भारी मन से कहा, 3 दिनों में हम लोग और सामान भेज देंगे। डेजी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्मार्ट चॉइस। जो भगवान और बुद्धा की मर्जी के खिलाफ जाएगा उसे प्राइस चुकानी होगी। उधर फियप्पो पाजी परिवार के घर में 3 धर्मा प्रोटेक्टर्स दाखिल हो चुके थे। उन्होंने अंदर घुसने में कोई ऑब्स्टेकल महसूस नहीं की। सोल्जर्स ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। जब बटलर लेबू को खबर मिली तो वह घबरा गया। उसने झांगी से कहा, सभी लोग जल्दी से सेलर में छुप जाएं। झांगी ने लेबू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो, उन्हें ढूंढने दो। अगर हम भागे तो वे और भी एग्रेसिव हो जाएंगे। लेबू के चेहरे पर चिंता के बादल छा गए। झांगी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जो लोग हमें ढूंढने आ रहे हैं उन्हें पता नहीं है कि वे किससे टकरा रहे हैं। सांगा मंदिर के 3 गार्डियन मुचुआन के नेतृत्व में पाजी के घर के मैन गेट के बाहर आ गए। उन्होंने पाजी परिवार से लॉरेन और बाकी के हथियारों को सौंपने की डिमांड की। पाजी परिवार के प्राइवेट सोल्जर्स इस सिचुएशन में फंस गए। अगर वे रोकने की कोशिश करते तो सांगा के टॉप फाइटर्स को हैंडल नहीं कर पाते। क्योंगड़ा, जो पाजी के प्राइवेट आर्मी का कमांडर था, हाथ में डीमन सबड्यूइंग पेस्टल पकड़े हुए मेन गेट पर खड़ा था। मुचुआन ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज हथियारों को सौंप दें और तांत्रिक बुद्धिज्म की डिग्निटी को बनाए रखें। क्योंगड़ा ने कहा, हमारा मास्टर यहां नहीं है, प्लीज लौट जाएं। मुचुआन ने कोल्ड वॉइस में कहा, क्या तुम भी डेविल के अकॉम्प्लिस बनना चाहते हो? अंदर से झांगी की आवाज आई, किसी ने मुझे बुलाया। झांगी काले कॉम्बैट यूनिफॉर्म में बाहर आया। मुचुआन और बाकी मॉन्क्स ने उसे पहचान लिया। मुचुआन ने कहा, तुमने हमारे तांत्रिक गार्जियन को मारा है, क्या तुम अपने पाप कबूलते हो? झांगी ने कोल्डली कहा, मैंने कोई डेविल नहीं मारा, मैंने तो बस रास्ता क्लियर किया है। आशिना ने गुस्से में कहा, तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, हमारे साथ आओ और एक्सोर्सिज्म रिचुअल अंडरगो करो। झांगी ने कहा, ठीक है। लेबू ने उसे रोका, सर, ये लोग धोखा दे रहे हैं, ये आपको मारने के बहाने ले जा रहे हैं। झांगी ने कहा, मैं हैंडल कर लूंगा, पाजी परिवार पर कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए। तीनों मॉन्क्स झांगी को डाचुआन टेम्पल ले गए। अंदर एक पुरानी पगोड़ा में उसे घेर लिया। मुचुआन ने कहा, अमिताभा, रिपेंट कर लो और तांत्रिक बुद्धिज्म ज्वाइन कर लो। झांगी ने हंसते हुए कहा, सॉरी, मुझे मॉन्क बनने का कोई इरादा नहीं है। जांगबू ने गुस्से में कहा, तुम डेविल हो, तुम्हें एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जांगी ने अपनी ब्लैक फ्लेम वाली लंबी स्वॉर्ड निकाली। अच्छा, तो देखते हैं किसमें कितना दम है। दाचुअन, मंदिर में काले ज्वाला के साथ तलवार चमक रही थी। बवंडर के बीच आग और भी तीव्र हो गई। आकाश से बर्फीली आंधी गिरने लगी और धरती से जुड़ गई। देखते ही देखते पूरा मंदिर खंडहर में बदल गया। उस बीच सुनहरी रोशनी बवंडर के साथ सीधी झांग यी की तरफ बढ़ी। तीनों धर्म रक्षक समन्वित तरीके से हमला कर रहे थे। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने टेंट्रा के खिलाफ खड़े किसी को खत्म करने के लिए ये तरीका अपनाया हो। दूर खड़े साधु और किसान इस दृश्य को देख चमत्कार, देवताओं की शक्ति चिल्लाने लगे। लेकिन अचानक
बर्फीले बवंडर के बीच एक काली दरार उभर आई। आकाश से धरती तक एक लंबी और संकरी दरार। वो काली दरार कोई और नहीं बल्कि झांगी की तलवार की धार थी। काले ज्वालामुखी ने बवंडर और जादुई जंजीरों को काट डाला। देखते ही देखते चारों ओर का दृश्य शांत हो गया। झांग ये शांत खड़ा था। उसके आसपास की जमीन बिखर चुकी थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह सुरक्षित थी। मुचवान और बाकियों के चेहरों पर अविश्वास झलकने लगा। ये कैसे संभव है? तीनों ने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान उनके संगठित हमले से बच सकता है। तभी आशीना ने एक भीषण गर्जना की। धूल और बर्फ के बादलों के बीच से एक विशालकाय याक निकला। छह पैर, आठ आंखें और लाल सोने का चमकता हुआ शरीर। उसके शरीर पर टैंट्रा के संस्कृत मंत्र उकेरे हुए थे। याक ने धरती पर अपने विशाल खुरों से प्रहार किया, जिससे जमीन हिलने लगी और फिर फट गई। झांगी के पैरों के नीचे की जमीन भी टूट गई। वह गिरने लगा। अर्थ मैनिपुलेशन का पावर है, झांगी ने तुरंत समझ लिया। उसके गिरते ही आशीना का विशाल शरीर आसमान से पहाड़ की तरह उसकी तरफ गिरने लगा। झांगी ने कहा, दिलचस्प। उसने अपनी तलवार को और कसकर पकड़ा। काले ज्वाला की शक्ति उसके हाथों से फैलने लगी। एक काले चांद के आकार की ज्वाला आकाश तक उठी। खून की बारिश के बीच आशीना की चीख गूंज उठी। उसका शरीर कमर के पास से कट गया। मुचुआन और जंगबू का चेहरा पसीने से तर हो गया। क्या वो हवा में भी वार कर सकता है? झांगी ने आशीना के दो हिस्सों के बीच से उड़ते हुए जमीन पर कदम रखा। उसने अपनी तलवार को म्यान में डाला। तुम लोगों में से कोई भी मुझे रोकने के लायक नहीं है। मुचुआन और जंगबू ने अंतिम हमला करने का फैसला किया। पूरे क्षेत्र में काले बादल छा गए। जंगबू ने फिर से अपने जंजीरों को जमीन में उतारा, लेकिन झांगी की तलवार से निकलती काली ज्वाला ने एक ही झटके में दोनों को खत्म कर दिया। दूर खड़े मंदिर के लोग अवाक रह गए। धर्म रक्षकों को उस राक्षस ने मार डाला। झांगी ने किसी की तरफ देखा भी नहीं। वो चुपचाप वहां से चल पड़ा। संगा मॉनेस्ट्री में देजी को खबर मिली। उसने लामिन और ग्यात्सो को बुलाया और कहा, अब देखने लायक शो शुरू होने वाला है। लेकिन खबर सुनते ही देजी के हाथ से चाय का कप गिर पड़ा। क्या तीनों धर्म रक्षक मारे गए? लामिन और ग्यात्सो ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों समझ गए कि पजीग सांग ने बाहरी मदद ली है। देजी ने दोनों पर गुस्से से नजरें गड़ाई। अब तुम दोनों मेरी मदद करोगे। पजीग सांग ने टैंट्रा के खिलाफ जाकर राक्षसों को पनाह दी है। अब हमें उसे खत्म करना ही होगा। लामिन और ग्यात्सो के पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने युद्ध के लिए हामी भर दी। मैं आपको एक जरूरी बात बता रहा हूं। मैंने एक और चैनल बनाया है जहां पर मैं अब मंगा और मनहुआ की सीरीज शुरू करने वाला हूं। तो सब उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि वहां भी अमेजिंग कंटेंट आए। और ये चैनल पर सिर्फ ग्लोबल फ्रीज का कंटेंट आएगा। बस आज के लिए माफ करना, आज का वीडियो थोड़ा छोटा है क्योंकि रियल टाइम का काम आ गया था और मैंने काफी सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर मंगा और मनहुआ के लिए नया चैनल भी बना लिया है। जरूर चेकआउट करना।